आज आप लोगों के बीच में हमारे पूर्व विद्यार्थी सिद्धार्थ सक्सेना, जिन्होंने अभी जल्दी में ही यूपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है CAPF का, तो इसमें असिस्टेंट कमांडेंट का पद इनको प्राप्त हुआ है। दैट मीन्स सिद्धार्थ जी ने, सिद्धार्थ सक्सेना इनका पूरा नाम है, इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके यूपीएससी के थ्रू ये असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं पैरामिलिट्री फोर्स में। ठीक है, तो इनके लिए इनका आज इस कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है और इनके लिए जोरदार तालियां। आ जाइए इधर। तो ये हैं सिद्धार्थ सक्सेना, इनसे आप लोगों को प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, उसके पीछे कुछ मैं 2-4 लाइनें बोलूँगा, उसके बाद ये भी आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश देंगे। जो शख्सियत आपके सामने खड़ी हुई है, जिनका नाम सिद्धार्थ सक्सेना है, जैसा कि मैंने बोला, इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई करके असिस्टेंट कमांडेंट का पद प्राप्त किया है। ये भी कभी आप जैसे ही विद्यार्थियों की तरह इसी क्लास में पढ़ा करते थे और जैसे आप लोगों की पारिवारिक स्थिति है लगभग इनकी भी वैसी हुआ करती थी। ये बंद कर दीजिए। मतलब रोटी पानी की बहुत दिक्कत नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर परिवार से भी नहीं थे। ठीक है, मतलब घर के खर्चे चलाने के बाद इनके पिताजी अपने बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दे रहे थे। चल रहा था, ठीक ठाक सारी चीज़ें थी। 2016 के बैच में ये हमारे यहाँ रहे। 2016 में इन्होंने 12th पास आउट किया और ये दिल्ली चले गए। ड्यू यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद इन्होंने यूपीएससी के एग्ज़ाम देना स्टार्ट किए। ये अभी पीसीएस का मेंस भी देके आए हैं। ठीक है, पीसीएस का मेंस भी देके आए हैं, आईएएस का प्री क्वालिफाई कर चुके हैं और जो ये असिस्टेंट कमांडेंट का जो पद है CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स, जिसका फुल फॉर्म है ना, यही तो है। तो उस एग्ज़ाम को इन्होंने क्वालिफाई करने के बाद में फाइनली सिलेक्टेड हैं ये। ठीक है, 2-4 दिन में ये अपनी ट्रेनिंग पर जा रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि इनके परिवार की स्थिति सामान्य थी, बहुत ज़्यादा हाई फाई परिवार नहीं था, लेकिन इनके परिवार में सबकी सोच यूँ कहिए कि हाई फाई थी। ठीक है, यानी सोचने का जो स्तर था वो काफ़ी उच्च कोटि का था। ये नहीं कि मतलब साधारण सा कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए या छोटा मोटा कोई काम कर लो, मतलब यहाँ तक सोच नहीं थी। जब इनको यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भेजा गया तो उसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि पूरे परिवार की जो विल पावर रही होगी वो कितनी अच्छी रही होगी। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इन्हीं कॉलेजों में बीएससी या बीए में एडमिशन लेकर के इधर उधर घूमना फिरना और अपना फ्यूचर क्वेश्चन मार्क के घेरे में खड़ा कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनके परिवार ने भी पूरा सपोर्ट किया और इनकी बहन दीक्षा सक्सेना, वो भी हमारी विद्यार्थी रहीं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की और उन्होंने ही इनके परिवार में शिक्षा की अलग को जगाया और उसी की प्रेरणा को लेते हुए इन्होंने भी पढ़ाई लिखाई खूब मेहनत से की। यूपीएससी की तैयारी के दौरान इनके पिताजी का देहांत हो गया। ऐसी परिस्थितियों में भी, और चूंकि पिताजी ही पूरे परिवार की आय का स्रोत पिताजी ही थे, आमदनी का कोई दूसरा स्रोत नहीं था, ऐसी परिस्थितियों में भी हो सकता है, मैंने इनसे पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इनके इनका मन थोड़ा सा डगमगाया हो कि अब मुझे वापस घर चलना चाहिए। 2022 की ये बात है। पीजीआई में इलाज चला उनका और इलाज के दौरान ही उनका देहांत हो गया। हो सकता है इनका मन इन सब परिस्थितियों के बीच में डगमगाया हो कि अब घर वापस चलना चाहिए, लेकिन इनकी माँ, चूँकि ये हमारे शिष्य तो रहे ही हैं, पुत्रवत भी इनसे व्यवहार रहा है और छोटे भाई जैसे भी हैं, तो पारिवारिक संबंध भी रहे हैं, आना जाना भी रहा है, तो इनके पूरे परिवार को मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ, समझता हूँ। तो इनकी माँ वास्तव में, अगर उनकी प्रशंसा की जाए तो कोई शब्द नहीं बने हैं।
जो उनकी प्रशंसा में न्याय कर सके। ठीक है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उनकी प्रशंसा कर पाएँ, उनकी मतलब गुणों का बखान करने में उनकी प्रशंसा में न्याय कर सकें। तो इनकी माँ वास्तव में बहुत ही क्या ही कहा जाए, मैंने कहा कि कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या कह सकता हूँ, इसी से आप समझ जाइए। तो उन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी, मतलब जिसका पति एक्सपायर हो गया हो और उसका बेटा यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो दिल्ली में, और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कठिन समय था, बहुत कठिन समय था। अब जिसके घर में ऐसी घटनाएं होती हैं उसके लिए समझ में आता है कि ये समय कितना कठिन होता है। लेकिन उस कठिन समय में भी इनकी माताजी ने इनको पूरा कॉन्फिडेंस दिया, इनके आत्मविश्वास को डिगने नहीं दिया और पूरा फुल सपोर्ट किया। और इनके चाचा जी हैं श्रीमान अखिलेश सक्सेना जी, उन्होंने पूरे परिवार का ध्यान रखा और उन परिस्थितियों में भी उन्होंने भी काफ़ी साथ दिया। और इन सभी चीज़ों का मिश्रण है और इन्होंने भी तैयारी की, और बल्कि आज ये जिस मुकाम पर पहुँचे हैं उसमें मैं इनका 10% ही श्रेय मानता हूँ। इन्होंने सिर्फ मेहनत की है, ठीक है, जो करनी भी चाहिए। लेकिन इनकी माताजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। पिता का काम होता है फंड इकट्ठा करना बच्चों के लिए, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी को जब तक रहे बखूबी निभाया, अपने बच्चों पर बहुत ध्यान दिया। और शायद वो आज अगर होते तो कुछ बात अलग होती, बहुत खुश होते। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है ना। तो जहाँ भी होंगे देखा ज़रूर होगा उन्होंने, और वो गौरवान्वित फील ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोगों से भी यही मेरा कहना है कि इनके जैसे बनिए। ये भी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे और आज ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं। और इनकी जॉब के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, बाकी ये खुद ही दे देंगे। इनको एक बंगला मिलेगा, इनको कोई छोटा मोटा जो नेता होता है, विधायक सांसद स्तर का भी इनको फ़ोन नहीं करेगा कि भैया ये काम है वो काम है, या इनको कोई हड़काए, इस तरह के अधिकारी नहीं है बने हैं। इनको केवल अगर कोई फ़ोन कर सकता है तो होम मिनिस्टर ही इनको कॉल करेगा किसी विशेष स्थिति में। ठीक है, छोटी मोटी बात के लिए नहीं। और इनको एक बंगला मिलेगा, 2-4 गाड़ियाँ आगे पीछे चलेंगी। जब ये निकलेंगे अपने घर आएंगे तो आसपास का जो भी इसका सेंटर होगा, वहाँ की जो फोर्स होगी वो इनको घर तक छोड़ने आएगी। तो आप सोचिए कितने गौरवान्वित पल होंगे वो, समझ रहे हैं आप। बाकी सिद्धार्थ जी आपको आगे की बात बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो सिद्धार्थ भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग आए आज। और मेरा जो था CAPF में इस बार ऑल इंडिया में 326वीं रैंक आई थी और 13 जून को फाइनल रिजल्ट आया था, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आप लोग भी विद्यार्थी हो, मैं भी कभी इन्हीं क्षणों से गुजरा था। तो सबसे बड़ा एक बंदे का ड्रीम ये होता है कि जब उसका PDF में नाम आए और वो घर में फ़ोन करके बताए, है ना, कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है, पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो पल मैंने जिया उस समय। और मतलब वो हो सकता है जब मेरी सैलरी आए या फिर मेरे आगे गाड़ी घूमे, मेरे आगे प्रधानमंत्री सर मुझे अवार्ड दें, हो सकता है तब मुझे इतनी खुशी ना हो जितनी उस दिन हुई थी। क्योंकि शायद उस दिन मेरी किस्मत नहीं बदली, मेरे पूरे परिवार की किस्मत बदल गई थी यार। मतलब उस दिन के बाद मेरे मोहल्ले में, मेरे रिश्तेदारों में और जो भी मेरे गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा। पहले जो लोग मजाक उड़ाते थे कि अरे 10 साल से क्या कर रहे हैं, वहाँ नशा पसा तो नहीं करते, ये नहीं वो, उनके सबके फ़ोन आए। और आज स्थिति है वो कहते हैं कि रामू आ गए घर पे तो हम मिलना चाहते हैं, आने को है वो। हम बुला नहीं रहे कि गर्मी बहुत है, कौन खाना पीना बनाएगा हम लोग, ये सब। तो कुल मिला के वो सब मजाक की बातें थी। आप लोग 12th में हो, बहुत जीवन के जो भी है 11वें 12वें, यार तुम लोग तो बस सुखद क्षण होते हैं ये। इस समय क्या होता है, आपको चिंताएं बहुत कम होती हैं, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई से लेना देना होता है। मेरे समझ में पैसे आपके घर से आ जाते हैं या फिर घर वाले आपकी फ़ीस दे रहे हैं। सबसे मौज का भी टाइम यही होता है और मेहनत का भी कह सकते हो एक प्रकार से यही टाइम होता है। क्योंकि 8वें तक हम लोग इतना पढ़ाई को सीरियस लेते नहीं। यहाँ पे आके क्या होती हैं, भारी भारी किताबें, 4 ट्यूशनें, थोड़ा सा बोझ बढ़ जाता है पढ़ाई का भी। मेरे हिसाब से आप लोग ये जो पल है इसको अच्छे से जिएं, अपनी मेहनत जितनी कर सकते हैं
उससे बढ़ा के जिएं, क्योंकि हिंदी मीडियम जो विद्यार्थी होते हैं वो अक्सर थोड़े से मध्यम परिवार से ही आते हैं। अधिकतर के पापा किसान होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं है? किसान है या फिर कोई प्राइवेट जॉब वाले होंगे। तो बड़ा मुश्किल से यार पैसा अरेंज होता है। पैसा अरेंज करना आपको कठिनाई तब लगेगी जब आप खुद कमाओगे। जब मेरे पिताजी ख़त्म हो गए तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया, क्योंकि परिवार में पापा के बाद अगर कोई आता है तो बेटे आते हैं अक्सर। हालांकि आजकल बेटियां भी जिम्मेदारी निभा रही हैं, बेटियों को इग्नोर नहीं कर सकते हम। तो मैंने अपना रिज्यूम वगैरह सब तैयार कराया। 2022 में मैं 22-23 साल का था। मैंने सोचा मैं कि ट्यूशन दूंगा, और दिल्ली में, लखनऊ में मैंने कई जगह फ़ोन भी किए। इस तरीके से बात हुई। तो कुल मिला के यार उस समय मेरे दिमाग पे जितनी टेंशन थी वो वही बच्चा समझ सकता है जिसने अपने घर के किसी सदस्य को खोया हुआ होता है। और मैं नहीं चाहता आप लोग, उम्र में कोई जाए, जैसे 70-75 साल में अगर कोई गार्जियन जाता है तो अच्छा लगता है यार। मेरे पापा की एज रही होगी लगभग 50 साल जब वो गुजरे। हम 4 भाई बहन हैं और हम में से कोई भी अभी सेटल नहीं हो पाया था पूरी तरीके से। तो बहुत ही संकट की दशा आ गई थी हमारे घर पे। तो रिज्यूम मैंने बनवाया, मैंने सोचा ट्यूशन दूंगा। उस समय मेरी मम्मी, पापा तो सही नहीं, चाचा और भैया ने पूरा सपोर्ट किया। और जब मेरे ऊपर संकट की घड़ी आई तो मैं विशेष धन्यवाद दूंगा तिवारी सर का, क्योंकि ये हमारे परिवार से जुड़े रहे। इन्हें जब पता चला, तो जो आदमी आपसे ही बोले कि तुम पैसे टके की टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारी पढ़ाई कराऊंगा, तो सर ने मुझसे ये बात भी बोली। ये बात बोलने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए यार मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या पता आदमी मांग ही ले आपसे। तो सर ने मतलब पूरा सपोर्ट किया। उन्हें लगा होगा शायद मैं कुछ कर सकता हूँ जीवन में। तो सर ने कहा कि यार तुम टेंशन मत लो, तुम पढ़ो, दिल्ली छोड़ के मत आना। अच्छा, उस समय मैंने हिम्मत बांधी, थोड़ी बहुत तैयारी करने में मन तो नहीं लगा मेरा शुरू में। फिर मैंने जैसे तैसे अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। धीरे धीरे मेरा IAS का मेंस मैंने लिखा, PCS का लिखा, और अभी क्या था, रेलवे का SI का फिजिकल था, वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका था तब तक। और लास्ट में क्या हुआ, मेरा CAPF में सिलेक्शन हो गया। कुल मिला के जो जॉब मैं चाहता था उस तक लगभग पहुंच गया। मतलब जो मुझे चाहिए था कि पावर मिल जाए, थोड़ी सी पैसे मिल जाए, थोड़े से सम्मान मिल जाए, देश की सेवा का मौका मिल जाए, सारा कुछ मिला। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जीवन में समस्याएं सभी की आती हैं, ऐसा नहीं मेरे ही जीवन में आई, आपके भी कई समस्याएं होंगी। कोई पैसे से परेशान होगा, किसी के घर वाले फीस जमा करने में तक दिक्कत हो जाती होगी, कोई अपनी पढ़ाई से लेकर परेशान होगा, कोई घर की समस्याओं से परेशान होगा। समस्याएं तो आती हैं यार, लेकिन अपना जो मार्ग है उसको छोड़ना मत। और आजकल क्या देखा जा रहा है जनरेशन में यार, थोड़ा सा मोबाइल का कल्चर ज़्यादा बढ़ गया है। आदमी मोबाइल पे रील्स का कल्चर, पूरे दिन रील्स आपकी उम्र के लोग चला रहे हैं। यार उम्मीद है कि थोड़ा सा आप मोबाइल का सदुपयोग करो, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप बाहर जाओगे आपकी कंपटीशन इंग्लिश मीडियम बच्चों से, ICSE बोर्ड के बच्चों से होगी। क्योंकि वहाँ आप जब IAS का फॉर्म भरोगे, SSC का फॉर्म भरोगे, तो वहाँ आपसे कुछ पूछा नहीं जाता कि आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है, आप अगर गरीब हो तो आपको आरक्षण दे दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे यहाँ। तो आप अभी से जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो यार, अधिक से अधिक मेहनत जितनी भी कर पाओ। क्योंकि आप ये समझ लो यार कि उनके हाथ में थाली भी है, खाना भी है, बस उनको खाना है। आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपको पूरा थाली का भी अरेंजमेंट करना है, खाने का भी अरेंजमेंट करना है, उसके बाद आपको अपने परिवार के भी बारे में सोचना है। क्योंकि मध्यम स्थिति के हैं, हिंदी मीडियम के लोग हैं। हिंदी मीडियम अक्सर मध्यमी बैकग्राउंड है, जो मैंने DU में भी देखा। हिंदी मीडियम वाले उपेक्षित नज़रों से देखे जाते हैं। जैसे अगर आप इंटर में पास करके जाओगे, 90% नंबर आ जाएंगे, तो जब आप बाहर जाओगे कहीं तो वो इस नज़र से देंगे कि आपके नकल से नंबर आए। मतलब मेरे ऊपर भी कई बार कमेंट हुए कि जैसे जॉली LLB 2 मूवी आई थी एक, अगर देखी हो किसी ने, तो उसमें माइक से बोल के नकल कराई जा रही थी, तो वो ऐसे बोलते थे मुझसे। लेकिन आज एक गर्व की बात है मेरे लिए, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरे जो क्लास का मॉनिटर था उसका फ़ोन आया कि अब तो तुम लीडर बन गए हमारी क्लास के। क्योंकि मेरी क्लास में अभी भी कोई भी क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर नहीं बना है, वो मेरे ही पास आया टैग। तो यार उस दिन थोड़ा अच्छा लगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, अपने माता पिता की मेहनत, अपने गुरुजनों की मेहनत को अगर थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे हम लोग, तो शायद हम जीवन में कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएं। और मेहनत करना तो हमारा फ़र्ज़ है यार, भले हमारा रिज़ल्ट आए ना आए। जैसे आप सब हो, आप सब में टॉप तो कोई एक ही करेगा, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सर को भी पता है। सही करें गलत करें, है ना? एक ही लोग टॉप करेंगे, किसी का ऊपर फ़ोटो एक का ही चिपकेगा। किसका चिपकेगा ये आपकी मेहनत डिसाइड करेगी, है ना? या भगवान ने जिसका नाम लिख दिया होगा। तो हमें उसको पूरा करना है। और अगर बाई चांस आपका फ़ोटो चिपक भी ना पाए, तो आप जब शाम को लेटे हो अपने बिस्तर पे, तो आपको कम से कम ये दोष ना रह जाए अपने मन में। आपको ये लगना चाहिए मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया, मैं जितनी मेहनत कर सकता था मैंने की। अब मेरा रिज़ल्ट आया या नहीं आया वो भगवान के हाथों में। कुछ चीज़ें हमें भगवान के हाथ छोड़नी चाहिए। तो आपसे मेरा यही है आग्रह, और विशेषकर बहनों से भी आग्रह है, जिस उम्र में आप सब हैं
आज से 2-3 साल बाद आपके लिए लड़के देखने चालू कर दिए जाएंगे परिवार वालों की तरफ से। तो आप पढ़ाई में ऐसा रिजल्ट दीजिए कि आपके परिवार वाले लड़कों की जगह अच्छे इंस्टीट्यूशन की तलाश करें कि हम अपनी बेटी को कहाँ पढ़ाएं, हमारी बेटी हमारा नाम रोशन करेगी। क्योंकि आप आजकल देख रहे हो 21-22 साल में मैक्सिमम अपने, अगर आप पढ़ोगी तो आपकी शादी डिले करेंगे घर वाले, और आप कुछ अच्छा बन के अपने माता पिता का नाम रोशन करोगी। और आजकल बेटियां हर फील्ड में आगे निकल रही हैं। IAS में टॉप किसने करी थी इस बार, किसी को पता है कुछ? किसने? शक्ति दुबे। कौन है, लड़का है लड़की है? लड़की है। पिछली बार लगभग मोस्टली लड़की, टीना डाबी हो गई, तो लड़कियां देखो कहाँ पहुंच गई हैं। तो हाँ, सृष्टि जैन देशमुख देखो, तो इस तरीके से हैं। तो आप लोग इस भरोसे पूरा लग जाना जी जान से, आपने माता पिता को पूरा गर्व कराना। क्योंकि बेटियों को आज भी हमारे समाज में हल्का सा बोझ ही मानते हैं लोग, है ना। रिश्तेदार भी कहते हैं जल्दी शादी करो, कहाँ तुम पढ़ा लिखा रहे हो। तो ऐसे उनको जवाब देना है आपको कि हाँ बढ़िया, हमने शादी नहीं की पहले, और फिर आगे आप उदाहरण बन जाओगी आगे की लड़कियों के लिए। वो भी अपनी लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और महिलाओं के ऊपर अत्याचार रोकने का साधन क्या है? एक पढ़ाई, शिक्षा, है ना। तो ये, और बाकी मेरा दोस्तों से मेरा आग्रह है कि आप लोग जो भी मस्ती करते हो करो भाई, मस्ती करो, क्योंकि उम्र भी यही है, बुढ़ापे में थोड़ी ना करोगे। लेकिन अपनी पढ़ाई को यार साइड मत करना बिल्कुल भी। क्योंकि जैसे सुपर 30 एक मूवी आई थी, उसमें देखा शुरू में स्पीच होती है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो पूरे ख़ानदान का फ्यूचर बदल देती है ना। अगर आज आप कुछ बन जाओगे तो आपके आने वाले बच्चे जो हैं, उनके आने वाले बच्चे, सबका फ्यूचर आपकी नौकरी से तय हो जाएगा। नौकरी या फिर आप जो भी मेहनत करोगे उससे तय हो जाएगा, है ना। तो मेरी उम्मीद से किसी का उद्देश्य ये तो नहीं होगा कि वो आगे चल के खेती करना चाहता है। करना चाहता है कोई? नहीं चाहता है। क्योंकि खेती में जितना श्रम है, अगर उतना श्रम हम पढ़ाई में लगा दें तो शायद हम बहुत कुछ बन सकते हैं ना। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है। बाकी आप अब कभी भी यार गुरुओं का अनादर, आजकल यार ये ट्रेंड बहुत चल रहा है कि गुरु को सिर्फ एक, पहले हमारे समय में भी थी स्थितियाँ कि गुरु से बदतमीजी से बात करते थे विद्या मंदिर में। मज़ा हर कोई लेता है, हो सकता है मैं भी रहा हूँ उस समय, लेकिन प्रयास करना यार कि आगे आपको बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। अगर आप आज के कर्म अगर सुधारोगे आगे, तो आगे आपको बहुत सुलभ मार्ग सुनिश्चित होंगे, ठीक है। पीछे सही है। तो यही मेरा कहने का अनुरोध था आप सबसे। उम्मीद है आप सब मेरी बात समझोगे, और आप सब खुद ही समझदार हो। 17-18 साल के हो गए सारे लोग। फ्यूचर से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती इंसान के जीवन में, है ना। तो आपके जीवन के अभी 52 साल बचे होंगे। अगर हम 70 साल उम्र मान लें तो 52 साल को सुधारने का आपके पास बहुत बढ़िया अवसर है। आज तक आप में से कोई फ़्लाइट में नहीं बैठा होगा। फ़्लाइट में बैठा है कोई? अरे एक आध कोई भूला भटका बैठा हो मान लो, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप भूली भटकी ना, सॉरी मेरी तरफ से। तो आप ये सोचो, आपकी उम्र के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनमें से एक आध बोलेगा नहीं, आप में से एक बोला है हाँ। तो आज भी हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हों जो अपने माता पिता को फ्लाइट में बैठाने का स्वप्न, नहीं बैठे होंगे माता पिता भी किसी के, मुझे उम्मीद है। बैठ पाए? पापा बैठे हैं, हाँ, एक के बैठे बताओ। तो आप सब ऐसा करना कि उनको जीवन की हर सैर करा पाओ। जैसे मेरे तो पिता नहीं है, आप सबके होंगे, भगवान करे सबके हैं, तो उनको यार पूरा कराना, क्योंकि अपनी तो पूरी जीवन बाकी है। उनको ये ना कहना पड़े कि जैसे यार जब आप कुछ नहीं बनते हो तो आपसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है आपके माता पिता को, क्योंकि आपके रिश्तेदार आएंगे कि और फलाना क्या कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि भैया, उनका ज़्यादा सिर झुक जाता है। आप तो क्या है बाहर हो, आप तो अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हो। तो मेरा आग्रह यही है कि यार उनका सिर शर्म से मत झुकने देना, है ना। जैसे सर ने आज मेरी माता जी की तारीफ़ करी तो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि चलो कहीं ना कहीं मेरी वजह से मेरी माँ का नाम तो आया। और सच में हर किसी की माँ जो है प्रेरणा स्रोत है। आप सब की माँ का योगदान है कि आज आप यहाँ पढ़ रहे हो। वरना कई लोग हैं बेटियों को 10वें के बाद नहीं पढ़ाते इंसान, शादी कर देना है गाँव में। मोस्टली ऐसे हैं, 50% परिवार ऐसे हैं। आप सबको अपनी माँ का थैंक यू बोलना चाहिए। आज शाम को जाके भाई बोलना भी। कई बच्चों का स्वप्न होता है कि अपने बाप को गले से लगाएं, मैं नहीं लगा पाया, आप सब लगाओ यार। हाँ, ये शर्म आ जाते ना, हम हिंदी मीडियम वाले शर्माते बहुत हैं यार। तो आप जाना भाई, लगाना गले से, बोलना थैंक यू पापा कि आपने हमें इतनी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करी। आपकी हैसियत नहीं है फिर भी आप हमें अपनी हैसियत से ज़्यादा पढ़ा रहे हो। और जो मस्ती कर रहे हैं वो अपने मन में सोचना कि क्या हम उनके पैसे के साथ न्याय कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वैसे यार कोई मोटिवेशनल स्पीकर हम नहीं है, लेकिन आप लोग करना, क्योंकि 25 साल की उम्र में आप सब पूरी दुनिया को अपने हाथों में ला सकते हो, ये स्थिति है, ठीक है। तो आप पूरी मेहनत से, जी जान से अपना कर्म करो, ईमानदारी से, भगवान को मन में रखो और निस्वार्थ भाव से आप मेहनत करते रहो। रिजल्ट जो भी हो, और मेहनत करोगे तो अच्छा परिणाम आएगा, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आपके एग्ज़ाम अच्छे जाएँ और आप फ्यूचर में बहुत बहुत अच्छे ऑफिसर्स बनो, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन आपका है? थोड़ा यूपीएससी के बारे में बता दीजिए इनको। यूपीएससी कैसे तैयारी करनी चाहिए?
कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं? अब यार ये तो मुझे भी पता है, क्वेश्चन किसी ना किसी का होगा ज़रूर, बट हाथ उठाने में हम लोग इतना शर्माते हैं ना कि बाद में हमारे हाथ भीड़ में छुप जाते हैं। समस्या सबसे बड़ी है, मेरे साथ भी ये होता था। आपको क्वेश्चन का जवाब भी पता होगा लेकिन आप शर्म के मारे हाथ नहीं उठा पाते हो यार, ये सबसे बड़ी दिक्कत है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम वाले एक्टिव होते हैं यार, इसीलिए वो हर जगह आगे निकल जाते हैं, हम लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीज़न है हम शर्माते बहुत हैं। हाँ, शर्माएंगे कहाँ नहीं, मस्ती करने से पहले नहीं शर्माते हो यार। तो ऐसा नहीं है किसी ना किसी का क्वेश्चन ना हो, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो ना यार, मेरे मुझसे क्या। तो यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा बताएं ना बताएं, आप लोग बताएं। तो ठीक, तो यूपीएससी क्या होती है? जैसे नौकरी सब इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप एक लेखपाल बन जाओ, लेखपाल की भी इम्पोर्टेंस है। अगर लेखपाल नहीं होंगे भारत में तो कोई भी लैंड का काम नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं ऐसे ही भारत की सबसे बड़ी जो नौकरी है वो यूपीएससी है, उससे बड़ी कोई नौकरी नहीं है, ऐसा माना भी जाता है और ऐसा है भी। क्योंकि आप अपनी ड्रीम जॉब में क्या देखते हो? आपको सैल्यूट करने वाले लोग हों, है ना, आपके आगे पीछे गाड़ियाँ हों, आप जिसे चाहें आप उसको डरा दो। डरा मतलब ऐसा नहीं बेफालतू में, अगर कोई आपसे कह रहा है कि मेरा ये काम करो, आपने जो करना है कर लो, क्या कर लोगे मेरा, इस तरीके की अगर कोई पावर है तो देश में शायद वो यूपीएससी के पास है। ठीक है, यूपीएससी मतलब आईएएस, पीसीएस, सीएपीएफ, ये भी ठीक है, तो वो होती है यूपीएससी। अब ये इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है आप सभी लोग यूपीएससी की तैयारी करें। अगर किसी का मन है साइंस के क्षेत्र में जाने का तो वो साइंस पढ़े, अगर किसी का मन है प्रशासनिक सेवा में जाने का, आईएएस, पीसीएस, सीएपीएफ बनने का, तो उसके लिए यूपीएससी बेहतर मार्ग है। इसमें क्या होता है, 3 पेपर होंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, हर जो पेपर होता है वो नॉकआउट होता है। नॉकआउट मतलब अगर आप यहाँ से भी फेल हो गए तो आप पीछे से अब स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे आप फाइनल में पहुँचाओ, है ना। तो ये होता है, प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इन तीनों स्टेप्स को पार करके आपके हाथ में वो पावर आ जाएगी जो आप सोच रहे हो कि मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ घूमें, मुझसे कोई कुछ कह ना पाए। और यार शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपके अंदर आपको लगता है क्षमता है और आपका मन है तो आपको करनी चाहिए। यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। आप तो मूवी बनने लगी है यूपीएससी के ऊपर। कौन सी मूवी है, किसी को पता है कौन सी मूवी बनी? कौन सी? 12th है। तो वो किसके ऊपर? लास्ट में वो बंदा क्या होता है, रोने लगता है? नहीं रोने लगता है। और वो जब बाहर मतलब आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके पैर में हो सकता है हवाई चप्पलें हो, और जब आप अपना रिजल्ट देख के आओगे तो हो सकता है आप गाड़ी में बैठ के आओ। इस तरीके की स्थिति होती है यूपीएससी की। मतलब वो जब अंदर क्या होता है तो किसी को नहीं पता, जब बाहर आता है तो सिक्योरिटी गार्ड उसको सैल्यूट करता है, आपने देखा होगा, है ना। तो ये होती है यूपीएससी। कुल मिला के यार आप जो मन है वो करो, मेहनत से करो। मोस्टली का एम होगा यूपीएससी करना, जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं? हाँ या ना तो बोल दिया करो कुछ यार, है? हाँ तो ये बाकी भाई आजकल सारी सुविधाएं मोबाइल पे उपलब्ध हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी मैं सर के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ, आप जब कभी सर के माध्यम से कहेंगे तो मैं आपके समक्ष आ सकता हूँ, ठीक है? सही? अरे बोलो तो यार, ठीक है? ये आपके भैया जैसे ही हैं। हाँ। बाकी बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। और अभी तक यार मतलब सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहला प्राइज़ जिसमें मेरा नाम लिखा है वो सर ने दिया है। मतलब मिलने वाले हैं, बाकी फ़ोन आए, लेकिन सर ये मतलब मेरे हो सकता है सर जब हम बुढ़ापे में हो तो ये हमारी उसमें लिखा होगा। हाँ मतलब जो होते ना लोग बनवा लेते हैं शीशे के उसमें प्राइज़ रखो, तो उसमें सर ये इसकी वो हो गई है, समझिए आप। सर का जो योगदान है मेरे जीवन में, ऐसा नहीं मैं आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब माता पिता इसलिए आपको करते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि आप उनके बुढ़ापे का सहारा बनोगे। हालांकि बहुत बड़ी बात है वो भी, लेकिन सर का जो योगदान मेरे जीवन में है शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ। मतलब इन्होंने पैसे से मानसिक बात करके उस मोमेंट में जब हम बिल्कुल आहत हो चुके थे, जो सपोर्ट किया है उसको हम सर शायद कभी ना भुला पाएँ। बहुत बहुत सर के हम ऋणी रहेंगे हमेशा। परिवार की बात आई है तो एक दो बात मैं बोलना चाहूँगा। परिवार हमारे लिए किस तरह से काम करता है। जब पतंग उड़ रही होती है ना तो पतंग ये सोचती है कि ये जो धागा पकड़े हुए है ना, ये अगर ये हमारे और आगे जाने में बाधक है
अगर ये हमें छोड़ देता तो हम और आगे चले जाते, लेकिन जब जो धागा पकड़े होता है वो जब उसे छोड़ देता है तो क्या होता है, पतंग बहुत आगे चली जाती है क्या, कहाँ जाती है, और नीचे आई पता नहीं कहाँ जाके गिरेगी, कांटों में, पानी में, कहाँ जाके गिरेगी, नाले में गिरेगी, कहाँ गिरेगी, कुछ उसका पता नहीं है। यही स्थिति होती है जब आप इस स्टेज पर होते हैं, टीनेज में मेनली ऐसा होता है कि परिवार बहुत बुरा लगने लगता है। कई बार तो बच्चे माता पिता को भी अपना दुश्मन समझने लगते हैं कि ये लोग हम पे बंदिशें लगाते रहते हैं, अगर शायद ये बंदिशें ना लगाएं तो हम बहुत आगे चले जाएं। जब भी ऐसा तुम्हें फील हो तो ये वाली कहानी पतंग वाली याद कर लेना, मेरी वाली ये लाइन, ठीक है। तो इनके परिवार ने भी बहुत सपोर्ट किया, इनके एक बड़े भाई भी हैं, उनके बारे में बोलने को नहीं बोल पाया। इनके बड़े भाई जो हैं वो भी इनको बहुत, जब पिता इनके गुजर गए तो उन्होंने पूरे घर को संभाला, और इनके चाचा, इन दो लोगों ने मिलकर के, मतलब क्या ही कहा जाए इन सब के बारे में, बहुत ही अच्छा परिवार है, मतलब रामायण से तुलना की जा सकती है, ठीक है। वो बात अलग है कि रामायण में राम की कहानी अलग थी, इन लोगों की कहानी अपनी अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वातावरण है वो रामायण की कहानी जैसा बढ़िया वातावरण है, एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पण भाव जैसा परिवार है इनका। तो इस मामले में ये भाग्यशाली भी हैं कि इनको ऐसा परिवार मिला। और आप लोग चाहें तो आप लोग भी अपने परिवार का माहौल इस तरह का बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के यहाँ होगा भी, और उम्मीद है आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग इनसे प्रेरणा प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे, आशा ही नहीं मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। अभी आप लोगों के पास पूरा जो है 5 साल का तो समय है ही, 2 साल ये पढ़ोगे 11th-12th, और 3 साल कोई भी ग्रेजुएशन करोगे। मैं हमेशा कहता हूँ, आपसे भी मैंने शायद कहा होगा कि ज़िंदगी के 5 साल और बचे हुए अगर हम और मान लें 50 साल, आप जियो 500 साल जियो, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मान लो 50 साल और मान लें, तो ये जो 5 साल है ये पूरी लाइफ डिसाइड कर देते हैं। ये 5 साल पूरी लाइफ डिसाइड करेंगे कि आप कैसी लाइफ आगे चल करके जियोगे, ठीक है। तो सिद्धार्थ भैया आपके बीच में आए और इन्होंने आप लोगों को मोटिवेट किया। आप लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और होता क्या है कि हम किसी को सुनते हैं लेकिन उसकी कही हुई बातों को जीवन में उतारते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम उतारते नहीं तो हमारा जीवन नहीं बदलता। हमारा जीवन तभी बदलेगा जब किसी के द्वारा कही हुई अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। तो आप लोग भी इनके द्वारा कही हुई चीज़ों को आत्मसात करेंगे, ऐसी मुझे आशा है, ठीक है। ठीक, सही। तो सिद्धार्थ भैया के लिए एक बार और तालियां बजा दीजिए। ठीक, खुश रहो। ठीक है भैया, सब चलते हैं, ठीक है।